नमस्कार दोस्तों, आपका जीजी जयगन क्लासेस में स्वागत है। आज हम जियोग्राफी की ये 6वीं क्लास ला रहे हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्लेटों के बारे में। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे पूरे विश्व में 6 प्रकार की प्लेटें हैं दोस्तों, जिनको हम आज पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा था यूरेशियन प्लेट। तो दोस्तों, ये वाली जो प्लेटें हैं, जो ये ऊपर की है यूरोप वाली प्लेट है दोस्तों, वह यूरेशियन प्लेट के नाम से जानी जाती है। एवं दोस्तों, ये जो इंडिया एवं जो ऑस्ट्रेलिया को मिला के इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कहलाती है, जिसे इंडियन प्लेट भी कहते हैं हम दोस्तों। ये हमारी दूसरी प्लेट हुई। एवं दोस्तों, ये अफ्रीका वाली तीसरी प्लेट अफ्रीकन प्लेट। चौथी प्लेट जो है हमारी दोस्तों, वह अमेरिकन प्लेट है, जो कि उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका प्लेट मिलकर बनी हुई होती है, इसे अमेरिकन प्लेट कहते हैं। एवं जो दोस्तों ये प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है, सॉरी दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर वाला जो क्षेत्र है, उसे अटलांटिक प्लेट। एवं जो प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है दोस्तों इधर साइड का, और ये इधर साइड का, तो उसे हम कहते हैं प्रशांत प्लेट या पैसिफिक प्लेट। तो दोस्तों, ये हमारी 6 प्लेटें हैं जिनको मैंने बता दिया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कौन सी प्लेटें किधर साइड जा रही हैं, कौन सी प्लेटें संरक्षी प्लेट हैं, कौन सी प्लेटें जो हैं वह संरचनात्मक प्लेटें हैं, एवं कौन सी दोस्तों प्लेटें विनाशी प्लेटें हैं। तो दोस्तों, कल हमने तीन प्लेटों के 3 बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला था संरक्षी प्लेट, दूसरा था आपका दोस्तों विनाशी प्लेट, एवं तीसरा जो था वह संरचनात्मक प्लेट था। तो दोस्तों, संरचनात्मक प्लेट कैसी होती हैं दोस्तों? वे एक, जैसे दोस्तों ये 2 प्लेटें हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। तो वो दोस्तों अगर एक दूसरे से बाहर की ओर जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो वो दोस्तों कौन सी प्लेटें कहलाएंगी? ये संरचनात्मक प्लेटें कहलाएंगी। एवं दोस्तों, जब ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगी, तो इसमें से कुछ गैप जो है दोस्तों वह निकलेगा, जिसमें से लावा, जो संवहनी तरंगे, जो कि लावा में जो क्या होता है दोस्तों, संवहनी तरंगे प्रोड्यूस होती हैं। वही संवहनी तरंगों के कारण क्या होती है, इन प्लेटों में हलचल होती है, और ये एक दूसरे से बाहर की ओर जाती हैं। और जब दोस्तों ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगी, तो यहाँ पे कुछ जगह खाली होगा, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो दोस्तों यहाँ पे लावा फिर यहाँ पे इन दोनों की जगह जो खाली जगह है उसको भरने के लिए आएगा, तो उसे कहते हैं हम दोस्तों बना हुआ तट या कटक कहते हैं इसे। ठीक है ना दोस्तों, ये नवीन भूभाग का उदाहरण कहलाएगा। तो दोस्तों, ये जो पूरी प्रक्रियाएं होती हैं वो लिथोस्फीयर में होती हैं दोस्तों। कल हमने मंडल के भी बारे में भी पढ़ा था, लिथोस्फीयर मंडल, स्थनोस्फीयर एवं इन सभी को बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। तो ये सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं दोस्तों? लिथोस्फीयर में होती हैं। तो दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं कि कौन सी प्लेटें कहाँ पे, कौन सी विनाशी प्लेटें हैं, कौन सी संरक्षी हैं, कौन सी रचनात्मक। तो दोस्तों, जो हमारी ये वाली प्लेट है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका की प्लेट एवं जो प्रशांत महासागरीय, यहाँ पे दोस्तों कौन सी है दोस्तों? प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है? विनाशी प्लेटें हैं दोस्तों। विनाशी प्लेटें दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेटें हैं दोस्तों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि उत्तरी अमेरिका वाली प्लेट इधर साइड एवं प्रशांत महासागर प्लेट इधर साइड, सॉरी दोस्तों, प्रशांत महासागर इधर साइड एवं उत्तरी अमेरिका वाली प्लेट इधर साइड, मतलब एक दूसरे से ये टकरा रही हैं। तो यहीं पर क्या होता है दोस्तों? इन्हीं के टकराने से क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? जब ये एक दूसरे से टकराती हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी विनाशी प्लेटें होती हैं, प्लेट से क्या होता है दोस्तों? पर्वत निर्माण एवं महासागरों में द्वीपों का निर्माण होता है दोस्तों, द्वीपों का निर्माण होता है। तो ये दोनों चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा, विनाशी प्लेटों के कारण ये सारी चीजें होती हैं। एवं संरचनात्मक प्लेट कौन सी है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रशांत महासागर प्लेट में विनाशी प्लेट यहाँ पे है, एवं अब इसी के जस्ट नीचे दोस्तों उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के शुरुआत में यहाँ पे कौन सी दोस्तों? संरक्षी प्लेट पाई जाती है। जो कि संरक्षी प्लेट क्या होती है दोस्तों? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती रहती है, और ये एक दूसरे से खिसकती रहती हैं। तो ये कौन सी प्लेटें कहलाएंगी दोस्तों? संरक्षी प्लेट कहलाएगी। एवं दोस्तों, इधर साइड जाने पर हमें जो ये नज़्का प्लेट मिलती है, यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये बड़ी बड़ी प्लेटें जो मैंने बताई थी 6, तो ये बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। एवं इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी जो है छोटी छोटी प्लेटें हैं। इसमें एक नज़्का प्लेट भी है, और ये नज़्का प्लेट जो है दोस्तों, ये संरचनात्मक यहाँ पे भूभाग का निर्माण हो रहा है, संरचनात्मक प्लेट का निर्माण कर रही हैं, जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो दोस्तों, संरचनात्मक प्लेट के कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक नया भूभाग भी
निकलकर आता है, जिसे हम कटक कहते हैं। तो दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के हमारे पास कटक हैं जो कि दूर जाने वाली प्लेटों में पाए जाते हैं। तो हमारा पहला कटक कौन सा है दोस्तों? मध्य अटलांटिक कटक, जो कि मध्य अटलांटिक कटक कहाँ है पर दोस्तों? ये है। अगर क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि मध्य अटलांटिक कटक जो है वो किन किन प्लेटों के मध्य बन रहा है, तो वह दोस्तों कौन सी प्लेटें हैं? ये अमेरिकन प्लेट एवं दोस्तों अफ्रीकन प्लेट, इन दोनों के दूर जाने पर हमारा क्या है दोस्तों? नए भूभाग का निर्माण हो रहा है, जो कि ये कटक कहलाता है। तो इसी कटक को क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य अटलांटिक कटक। क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य अटलांटिक कटक। और दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ये भी आता है कि कटक का निर्माण किन प्लेटों के मध्य होता है, तो वो संरचनात्मक प्लेट एवं विनाशी प्लेट एवं संरक्षित प्लेट, इन ऐसे ऑप्शन देगा आपको। तो आपको क्या लगवाना है दोस्तों? संरचनात्मक प्लेट लगाना है। तो दोस्तों एक और कटक है जो हमारा कहलाता है कार्ल्सवर्ग कटक। दोस्तों ये कार्ल्सवर्ग कटक कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? कार्ल्सवर्ग कटक जो है ये हमारा हिंद महासागर में पाया जाता है, हिंद महासागर। दोस्तों ये कार्ल्सवर्ग कटक के कारण ही हमारा जो इंडिया है वह जो हमारा इंडियन प्लेट है वह किधर साइड गति कर रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर ये गति कर रहा है। एवं दोस्तों कार्ल्सवर्ग कटक के कारण ही दोस्तों क्या हो रहा है कि जो हमारा अफ्रीका है दोस्तों, अभी आपने सुना ही होगा दोस्तों कि जितनी भी अफ्रीकन की झीलें एवं नील नदी पाई जाती हैं वह एक लाइन में ही पाई जाती हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि जो अफ्रीकन प्लेट अब डिवाइड हो रही हैं, एक दूसरे से डिवाइड हो रही हैं। किसके कारण दोस्तों? कार्ल्सवर्ग कटक के कारण। इसमें क्या है दोस्तों कि जहां पे नदियां एवं झील पाई जा रही हैं वहां की प्लेटें अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं, और धीरे धीरे दोस्तों आने वाले समय में हो सकता है कि अफ्रीका दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। इसका ये वाला भाग इधर साइड एवं ये वाला भाग इधर साइड मूव कर जाए। एवं दोस्तों जिससे क्या होगा? कार्ल्सबर्ग एक नया कटक यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, और जो लाल सागर है दोस्तों, यहाँ पे लाल सागर है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? फैलाव हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारी जो चीजें हैं ये यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं? संरचनात्मक, विनाशी एवं संरक्षित प्लेट। दोस्तों आज थोड़ी डिस्टरबेंस होगी क्योंकि आज मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर रोड के किनारे पर ही हमारा ये घर है, तो इससे थोड़ी दोस्तों आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिएगा, और उन सभी चीजों को ध्यान ना देते हुए आप इधर साइड ध्यान देंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। दोस्तों प्रशांत महासागर में विनाशी प्लेट मिलती हैं, जिससे यहाँ पे अत्यधिक भूकंप आते हैं। एवं दोस्तों विनाशी प्लेटों के कारण ही क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे पर्वत एवं द्वीपों का निर्माण होता है। किसका होता है दोस्तों? पर्वत एवं द्वीपों का निर्माण होता है। तो अभी दोस्तों अभी हाल ही में अगर आप मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे दोस्तों डेली के डेली, तो मैंने उसमें बताया है कि जापान का एक नया द्वीप अभी बना है दोस्तों। तो वो किसके कारण बना है दोस्तों? विनाशी प्लेट के कारण, विनाशी प्लेट के कारण। एवं दोस्तों विनाशी प्लेट के कारण ही क्या होता है? यहाँ पे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं होती हैं। इसीलिए इसको कहते हैं, इस जोन को दोस्तों क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर का जोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिंग ऑफ फायर का जोन कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों पास आने वाली प्लेट के बारे में हमने पढ़ लिया है, यूरेशियन प्लेट एवं प्रशांत प्लेट। जो हमारी यूरेशियन प्लेट कहां पर दोस्तों? ये हमारी यूरेशियन प्लेट है दोस्तों, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। एवं जो प्रशांत प्लेट कौन सी है दोस्तों? ये वाली प्लेट है। तो ये दोनों पास में आ रहे हैं, मतलब क्या होगा दोस्तों? विनाशी प्लेट का निर्माण यहाँ पे होगा। इसीलिए दोस्तों यह एक अस्थिर जोन कहा जाता है। और इसका फैलाव कहां से कहां तक है दोस्तों? इसका फैलाव अटलांटिक महासागर से लेके आपका प्रशांत महासागर तक चला गया है दोस्तों। ये विनाशी प्लेट है। इसीलिए दोस्तों हमारे इंडिया के ये हिमालयन पार्ट में अधिकतर क्या आते रहते हैं दोस्तों? भूकंप आते रहते हैं। एवं दोस्तों जो हमारा ज्वालामुखी भी है वो इधरी साइड पड़ता है। तो ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है दोस्तों? विनाशी प्लेट का क्षेत्र कहलाता है, जो कि कहां से कहां तक का फैलाव है? ये अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक का, यहां तक का फैलाव है। और इन्हीं में क्या दोस्तों पाया जाता है? ज्वालामुखी की क्रियाएं पाई जाती हैं एवं भूकंप के क्षेत्र यहीं पर निर्माण होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें दो कटक पाए जाते हैं। मध्य अटलांटिक प्लेट कटक, मध्य अटलांटिक जो कटक है वो किसके किसके बीच में? अमेरिकन प्लेट के फैलाव के कारण एवं अफ्रीकन प्लेट के फैलाव के कारण मिल रहा है। और जो कार्ल्सबर्ग कटक है वह कहां पे है? हिंद महासागर में है, जो कि किसके किसके बीच में पाया जाता है दोस्तों? अफ्रीकन प्लेट व इंडियन प्लेट,
के फैलाव के कारण या विपरीत दिशा के जाने के कारण कौन सा कटक प्राप्त हो रहा है? कार्लसबर्ग कटक। तो दोस्तों ये था हमारा प्लेटों के बारे में अध्ययन। तो दोस्तों प्लेट 6 प्रकार की हैं, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट एवं पैसिफिक या प्रशांत प्लेट एवं अटलांटिक प्लेट। तो दोस्तों इन सभी चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा एवं जो मेरे द्वारा बताया गया है उसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि पर्वत एवं पर्वतों का निर्माण एवं द्वीपों का निर्माण कैसे होता है? तो वह विनाशी प्लेटों के कारण होता है। और नए भूभागों का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? नए भूभागों का जो तलछट वाले भूभाग पाए जाते हैं वो संरचनात्मक क्रिया के द्वारा, संरचनात्मक प्लेट के द्वारा पाए जाते हैं। तो आप इस चीजों को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने दोस्तों कल मैदान के बारे में पढ़ा था, तो आप जरूर मैदान के बारे में अध्ययन किए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपसे वो चीजें बनने भी लगी होंगी। तो आइए दोस्तों अब हम कुछ चीजें पढ़ते हैं पठार, पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों अब हम आज पढ़ते हैं दोस्तों पठार, पर्वत एवं पहाड़ी एवं 5वां जो टॉपिक है दोस्तों वह है झील। इनके बारे में हम दोस्तों आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम पहले आते हैं पठार के बारे में। तो दोस्तों पठार किसे कहते हैं? दोस्तों हम पठार उन्हें कहते हैं जो एकाएक उभरे हुए होते हैं, लेकिन जो उनका ऊपरी तल जो होता है दोस्तों वह समतल होता है। मतलब कैसे दोस्तों? मान लेते हैं ये हमारी समतल भूभाग है, इसमें से दोस्तों ये पहाड़ टाइप से उठा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये कितना भी उठ जाए, अगर ये ऊपरी जो हिस्सा है उसका अगर ये समतल है, क्या दोस्तों ये पार्ट जो है दोस्तों वह समतल है, तो वह किसका उदाहरण होगा दोस्तों? पठार का होगा उदाहरण। सामान्यतः जो दोस्तों पठार जो होते हैं वह 600 मीटर से की ऊंचाई से नीचे के होते हैं, उन्हें हम पठार कहते हैं। लेकिन दोस्तों कई पठार जो हैं वह पर्वतों से भी ऊंचे हैं। क्या दोस्तों? पर्वतों से ऊंचे हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें पर्वत क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उनका जो ऊपरी सिरा था वह समतल था, समतल भूभाग था, इसलिए उनको पठार कहा गया। जैसे क्या है दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जिसका दोस्तों ऊंचाई जो है तो वह लगभग 7000-8000 मीटर तक का है, लेकिन दोस्तों इसे पर्वत ना कह के पठार क्यों कहा गया? क्योंकि जो उसका ऊपरी सिरा है जो दोस्तों वह समतल मैदान है। तो दोस्तों इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब पठार के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास 3 उदाहरण हैं, 3 प्रकार हैं। इसमें पहला आता है अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार दोस्तों, अंतरा पर्वतीय पठार उसे कहते हैं दोस्तों जो कि क्या होते हैं दोस्तों? अंतर पर्वतीय पठार उन्हें कहते हैं वे पठार जो कि पर्वतों के मध्य पाए जाते हैं। जैसे इनके नाम से ही प्रतीत होता है दोस्तों, अंतर पर्वतीय मतलब पर्वतों के अंदर। यानी कि दोस्तों क्या होता है, जैसे ये पर्वत हैं जो एकाएक उठे हुए रहते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ऐसे जाने पर ये, फिर इसके बाद ये समतल मैदान आ गया, और फिर उसके बाद ये, फिर इसकी हाइट आ गई। तो दोस्तों ये जो 2 पर्वत हैं उनके बीच में जो एक ये उठा हुआ भाग है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंतर पर्वतीय पठार। तो दोस्तों ये हो गया अंतर पर्वतीय पठार। तिब्बत जो है दोस्तों वह अंतर पर्वतीय पठार का ही उदाहरण है। जो हमारा तिब्बत का पठार है वह दोस्तों किसका उदाहरण है? अंतर पर्वतीय पर्वत का पठार का उदाहरण है। अब दोस्तों दूसरा आता है गिरिपाद। क्या आता है दोस्तों? गिरिपाद पठार, ये हमारा दूसरा है। तो अब इसे गिरिपाद पठार किसे कहते हैं दोस्तों? वे पठार जिनके एक ओर पर्वत तथा दूसरी ओर सागर हो। मतलब क्या है दोस्तों, एक ओर हमारा उठा हुआ भूभाग हो, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, ये ऐसे जाने के बाद ये समतल, फिर उसके बाद ये दोस्तों इधर साइड सागर हो, महासागर हो, जो भी हो। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये गिरिपाद पठार कहलाते हैं। 2 पर्वतों के बीच में दोस्तों अंतर पर्वतीय एवं एक और पर्वत तथा दूसरी ओर जब सागर या महासागर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? गिरिपाद पठार। एवं दोस्तों इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वह है अमेरिका का पेटागोनिया का पठार। अमेरिका का पेटागोनिया का पठार। दोस्तों अब हम आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर है दोस्तों महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार। तो दोस्तों महाद्वीपीय पठार क्या कहलाते हैं? वे पठार जो कि दोस्तों सागर तट व
वे पठार पठार जो सागर तट व मैदान के पास होते हैं, तो वे दोस्तों क्या कहलाते हैं? महाद्वीपीय पठार कहलाते हैं। जैसे अरब का ग्रीनलैंड, अरब व ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है दोस्तों ये किसके कौन से पठार के उदाहरण है दोस्तों? ये महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी लिखा जो मैंने वो नहीं दिखाई दे रहा आपको, मैं दूसरी जगह लिखे दे रहा हूं। ये होंगे दोस्तों अरब व ग्रीनलैंड, ये किसके उदाहरण है दोस्तों? महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पठार समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं दोस्तों। तो तिब्बत का पठार, हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो है दोस्तों अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं दोस्तों? जो कि वे पठार जो कि पर्वतों के मध्य आते हैं उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे उदाहरण कौन सा है दोस्तों? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई तो दोस्तों पर्वतों से भी ऊंची है, लेकिन क्या है दोस्तों, इसका ऊपरी सिरा जो है वह समतल होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब दूसरे में आते हैं गिरिपाद। गिरि मतलब होता है दोस्तों पर्वत। तो पर्वत एवं जिसके एक सिरे पर पर्वत एवं दूसरे सिरे पर सागर या महासागर हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? गिरिपाद पठार कहा जाता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों अमेरिका का पैटागोनिया का पठार। एवं तीसरा आता है दोस्तों महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार वे पठार कहे जाते हैं दोस्तों जो कि सागर तट व मैदानों के पास में होते हैं, उन्हें महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अरब एवं ग्रीनलैंड। अब दोस्तों अपन आते हैं अब तीसरे टॉपिक पे। मैदान हमने कल पढ़ लिया था दोस्तों, आज हमने पठार पढ़ा है। और उसके बाद अब आते हैं अपन दोस्तों पर्वत। दोस्तों पर्वत की शर्तें क्या होती हैं कि वो चीजें पर्वत कहलाएंगी? दोस्तों वे क्या होते हैं कि वे भूखंड जो कि अपने आसपास क्षेत्र से बिल्कुल उठे हुए प्रतीत होते हैं। जैसे दोस्तों ये समतल है और उसके बाद एक उठे होते हैं एवं जिसकी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं दोस्तों। ये दोस्तों जैसे ये श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, तो ये दोस्तों क्या कहलाएंगे? ये पर्वत कहलाएगा दोस्तों। अगर यह समतल होके खाली केवल एक पहाड़ी उठी हुई है और उसके बाद ये चला गया, तो दोस्तों चाहे इसकी हाइट 8000 ही क्यों ना हो, मीटर ही क्यों ना हो, तो हम इसे पर्वत ना कह के क्या कहेंगे दोस्तों? पहाड़ी कहेंगे। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये माइनर डिफरेंस है जो कि पीएससी में आता है जरूर दोस्तों, कि पर्वत हम किसे कहते हैं, उसका उदाहरण दीजिए। पहाड़ी किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। तो पर्वत किसे कहते हैं, उसकी शर्त क्या होगी दोस्तों? 600 मीटर से ऊंचे लेकिन वे श्रृंखलाओं में होने चाहिए, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? हम क्या कहते हैं? पर्वत। और पहाड़ी किसे कहेंगे दोस्तों? वे भूभाग जो कि खाली केवल एक बार ही उठे हुए होते हैं। क्या दोस्तों? वे भूभाग जो कि अपने आसपास के भूभाग से खाली केवल एक बार उठे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। तो दोस्तों आपको पर्वत एवं पहाड़ में अंतर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब इसमें हम पढ़ते हैं दोस्तों पर्वतों के प्रकार कि पर्वत कितने टाइप से होते हैं। तो दोस्तों इसमें पर्वतों में पहला है वलित पर्वत। पहला है दोस्तों वलित पर्वत। वलित पर्वत का जो निर्माण होता है दोस्तों वह आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। किसका दोस्तों? आंतरिक शक्तियों के कारण। हमारा दोस्त इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है दोस्तों? हिमालय, रॉकी। ये रॉकी कहां है दोस्तों? ये है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका। एवं दक्षिणी अमेरिका में कौन सा पर्वत है दोस्तों? इसके बारे में आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा हिमालय, तो ये क्या है दोस्तों? ये आंतरिक शक्तियों के कारण क्या हो गए हैं दोस्तों? एकाएक उठ गए हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? वलित पर्वत, जिनका निर्माण अभी हाल ही में हुआ है, तो वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? वलित पर्वत कहलाएंगे। एवं दोस्तों भ्रंशन। अब भ्रंशन किसे कहा जाता है दोस्तों? कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भ्रंशन, ये भ्रंशन पर्वत के ही लगभग उदाहरण है।
तो भ्रंशन हम किसे कहते हैं? कभी कभी भू प्रपटी पर दोस्तों क्या हो, तनाव के कारण दरारें पड़ जाती हैं। क्या होता है दोस्तों? तनाव के कारण जो होता है दोस्तों, ये समतल मैदान जो है ये क्या किस में चेंज हो जाते हैं दोस्तों? इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और जो कि बहुत बड़ी बड़ी दरारें होती हैं। तो दोस्तों इनकी दरारों की जो लंबाई होती है वह लगभग 2 से 3 हजार या 4 हजार मीटर की होती है, या कह दें आप तो 600 मीटर से अधिक की होती हैं। तो वे दरार वाली जो कहलाएंगे वो भ्रंशन पर्वत कहलाएंगे, भ्रंशन पर्वत कहलाएंगे। जिसमें क्या होता है दोस्तों, जब समतल भूभाग हमारा जो होता है वह ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप के कारण क्या होता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, उसमें दरार पड़ जाती है, उसमें भ्रंश आ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भ्रंशन उस क्रिया को कहा जाता है, और उनके द्वारा जो बना हुआ जो पर्वत रहता है उसे भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इनके सबसे जो अच्छे उदाहरण है वो दोस्तों कौन से हैं आपके सबसे अच्छे उदाहरण? मृत सागर में पाई जाने वाली, मृत सागर में पाए जाने वाले जो पर्वत होंगे वे, एवं जो नर्मदा घाटी है हमारी दोस्तों, नर्मदा घाटी जो है वो किसका? भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। तो उसके बगल में क्या होता है दोस्तों, जो नर्मदा घाटी है उसमें मध्य में तो हमारी नर्मदा नदी चलती है, लेकिन दोस्तों उसकी गहराई जो होती है वह काफी अधिक होती है ना दोस्तों? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों हमारा हो गया। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अवशिष्ट पर्वत। दोस्तों पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, इसको ऐसे कर लेते हैं दोस्तों। पहले हमने पढ़ा वलित पर्वत। वलित पर्वत के कौन कौन से उदाहरण हो गए दोस्तों? हिमालय, रॉकी। दूसरा हमारा दोस्तों कौन सा हो गया? भ्रंशोत पर्वत, भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत में कौन से आएंगे दोस्तों? जिन जिन समतल मैदानों का ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप क्रिया के द्वारा क्या होते हैं दोस्तों, भ्रंश या दरार पड़ जाते हैं, उन्हें भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। इसमें आएगा मृत सागर एवं नर्मदा घाटी। अब तीसरा आते हैं दोस्तों अपना ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे, अब क्या होता है, ज्वालामुखी से जो उद्गार पैदा होता है दोस्तों, लावा निकलता है बाहर, उसके कारण क्या होता है दोस्तों, कभी कभी पर्वतों का निर्माण हो जाता है, तो उन्हें ही क्या कहते हैं हम दोस्तों? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, अच्छे जो उदाहरण है वो है दोस्तों फ्यूजियामा, फ्यूजियामा एवं हवाई द्वीप। क्या दोस्तों? हवाई द्वीप। तो दोस्तों इन दोनों को उदाहरणों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम से, वनडे एग्जाम्स में, कि वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण कौन सा है, एवं ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों भ्रंशोत पर्वत में आपको ये नर्मदा घाटी नहीं दिख रही होगी, तो मैं इधर साइड लिखे देता हूं नर्मदा घाटी। तो हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? मृत सागर में, मृत सागर में पाए जाने वाले पर्वत एवं नर्मदा घाटी जो है वह भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है। दोस्तों अब हम अगले में, अब हम पढ़ते हैं, यहां पे मैं किए दे रहा हूं। अब हमारा अगला है चौथा नंबर का जो है हमारा दोस्तों, वह है हमारा अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत वे कौन से पर्वत कहलाते हैं दोस्तों? ये जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, ये क्या होता है दोस्तों, समय के साथ अपक्षय एवं अपर्दन के कारण, क्या दोस्तों, अपक्षय एवं अपर्दन के कारण क्या होती हैं, ये घिसने लगती हैं। घिसने के कारण क्या होता है दोस्तों, ये जो चोटियां हैं इनकी पूरी की पूरी टूट जाती हैं, और ये लगभग लगभग क्या होता है दोस्तों, इस तरह से उच्चावच में चेंज हो जाती हैं दोस्तों। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरह उच्चावच में चेंज हो जाती हैं। तो क्या होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। समय के साथ ये क्या होती है दोस्तों, इनकी जो चोटियां होती हैं वो गायब हो जाती हैं, और ये ऐसे रूप में प्रदर्शित होने लगती हैं। तो दोस्तों इसका अवशिष्ट पर्वत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अपने यहां पर है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत एवं अरावली, अरावली पर्वत। तो दोस्तों आप इस चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब इसे घर्षित पर्वत भी कहते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? अवशिष्ट पर्वत को घर्षित, घर्षित मतलब दोस्तों होता है घिसा हुआ, घिसा हुआ पर्वत। तो दोस्तों ये सभी चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो अब दोस्तों एक और टॉपिक बचता है हमारा, जो हमारी श्रृंखलाएं थी
उसमें पड़ता है दोस्तों एक झील। तो दोस्तों आइए हम झील के बारे में जानते हैं। झील के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम झील किसे कहते हैं? झील हम उन्हें कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी का वह जो आंतरिक भूभाग, देखिए जैसे मैं ये डायग्राम बना रहा हूं दोस्तों, तो ये पृथ्वी का वह आंतरिक भाग, ये आंतरिक भाग है उसका दोस्तों, आंतरिक भाग जहां जल विद्यमान होता है और जो कि स्थायी अवस्था में होता है, जल विद्यमान होता है एवं स्थायी अवस्था में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम झील कहते हैं। एवं झीलों का निर्माण दोस्तों वह किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह हिमानी द्वारा हो या वर्षा जल हो, वर्षा जल के कारण हो, जल के कारण हो, या तीसरा दोस्तों समुद्रों के कारण हो, चौथा नदियों के कारण हो। क्या होता है दोस्तों? जब पहले हम आते हैं हिमानियों के कारण। दोस्तों हिमानियों का जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है दोस्तों? नदियों में बाढ़ आ जाती है जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं, या फिर नदियों में बाढ़ भी ना भी आने के कारण दोस्तों कैसे, जैसे क्या होता है दोस्तों कि ये हमारा पर्वत है जैसे दोस्तों ये, तो यहाँ पे जैसे बर्फ जमी हुई है दोस्तों, बर्फ जमने के कारण क्या होता है दोस्तों कि गर्मियों में ये पिघलती हैं और यहाँ पे के भूभागों में क्या होता है दोस्तों, गड्ढों में पानी इनका जमा हो जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? हिमानी झील, हिमानी झील कहलाती हैं। और वर्षा जल के कारण कैसे होता है दोस्तों कि कोई भी गड्ढा या कोई भी बड़ा भूभाग है उसमें वर्षा का जल जब भर जाता है तो वह वर्षा जल के कारण निर्माण झील हो जाता है। और दोस्तों इसमें एक 5वां पॉइंट है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ज्वालामुखी मुखी से बना हुआ झील। तो ठीक है दोस्तों, तब वर्षा जल के कारण भी समझ गए दोस्तों। समुद्रों के कारण, समुद्रों के कारण कैसे झील का निर्माण होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों कि जैसे यह एक समतल भूभाग है, इसमें थोड़ा सा ये उठा हुआ भाग है, फिर उसके बाद ये दोस्तों हमारा सागर या महासागर है। तो दोस्तों जब सागर या महासागर में जब ज्वार व भाटे की क्रिया होती है, भाटे आते हैं, तो क्या होता है दोस्तों? ज्वार की क्रिया में उच्च ज्वार जब आते हैं तो इसका जो लेवल है दोस्तों पानी का वह बढ़ जाता है और कुछ पानी जो होता है दोस्तों वो इधर साइड आ जाता है। लेकिन भाटे की क्रिया में जब वह पानी लौटता है दोस्तों, पीछे साइड हटता है, तो जो यहाँ के कारण यहाँ जो पानी जमा हो जाता है वह पीछे साइड नहीं हट पाता है और वो यहीं पे जम जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? समुद्रों के कारण बना हुआ झील। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? लैगून। इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? लैगून। तो लैगून अपने यहाँ कौन कौन से हैं दोस्तों? हमारे यहाँ पर लैगून से झीलें जो हैं वह हैं उड़ीसा, उड़ीसा में जो हमारी जो है कौन सी दोस्तों? चिल्का झील। केरल में दोस्तों कौन कौन सी हैं? वेम्बनाड। ये सब झीलें जो कौन किसका उदाहरण है दोस्तों? समुद्रों के कारण लैगून बनी हुई झीलें का उदाहरण है। इनमें दोस्तों राजस्थान का सांभर झील, राजस्थान का सांभर झील। अब दोस्तों नदियों के कारण, अब क्या होता है दोस्तों? जब बाढ़ का समय आता है, जब नदियों में पर्याप्त पानी रहता है तो वह आसपास के क्षेत्रों में चला जाता है और वही जो आसपास के क्षेत्रों में जो जल भराव हो जाता है दोस्तों, तो वही नदियों के कारण बना हुआ झील कहलाता है। जैसे गोखुर झील। क्या दोस्तों? गोखुर झील। गोखुर झील का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है दोस्तों? डल झील। कौन सा है दोस्तों? डल झील, जो कि कहां है दोस्तों? जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों डल झील हो गया दोस्तों। लोनार, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आप गोखुर झील के उदाहरण भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, डल झील एवं लोनार झील। एवं जो दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो बनते हैं, तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों, आपने अभी पढ़ा होगा दोस्तों कि मुंबई में स्थित जो एक झील है दोस्तों, तो उसे अब क्या होता है दोस्तों कि जब ज्वालामुखी के कारण क्या होता है दोस्तों कि जब मृत ज्वालामुखी जो होते हैं, मृत ज्वालामुखी जो होते हैं दोस्तों, वह समय के साथ दोस्तों ठंडे हो जाते हैं एवं इनमें कोई भी ज्वालामुखी की क्रियाएं नहीं होती हैं। तो जो इनका क्रेटर होता है दोस्तों, ज्वालामुखी दोस्तों ऐसे बना हुआ होता है, तो जो इनका क्रेटर होता है दोस्तों, ये मुख होता है, वह क्या होता है? गड्ढे के समान बना हुआ होता है, जिसमें समय के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं न होने के कारण ये ठंडी हो जाती हैं और इनमें वर्षा का जल जो होता है वो दोस्तों
भर जाता है। तो वो किसका उदाहरण कहला जाएगा दोस्तों? ज्वालामुखी झील का उदाहरण कहला जाएगा। तो आप दोस्तों इन सभी चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? आप इसे जरूर दोस्तों मुझे बताने का, कमेंट के माध्यम से बताने का आप प्रयास जरूर करिएगा दोस्तों। एवं एक और सवाल है दोस्तों कि टर्की में कौन सी झील जो है वह है ग्रेट, जो कि साल्ट लेक के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका नाम भी आप जरूर बताइएगा। मैंने दो आपसे प्रश्न पूछे हैं, तमिलनाडु में कौन सी झील पाई जाती है एवं टर्की में कौन सी साल्ट लेक की झील पाई जाती है। तो आप इसको कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको झील के बारे में भी अध्ययन करा दिया है। तो झील में हमने पढ़ लिया है दोस्तों, हमने पर्वत, पठार, पहाड़ी एवं मैदान भी पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों मैदान के बारे में आपको जानना हो तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का, जो कि हमने पिछले वाली क्लास में स्टार्ट किया था, स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियों में ये सब चीजें आ जाती हैं दोस्तों। स्थलाकृतियों का चैप्टर जो है दोस्तों ये 2 चैप्टरों में हमारा समाप्त हुआ है। तो आप 1 2 3 बार और इसे रिवाइज करिएगा दोस्तों। आपको दोस्तों सुनने से ही याद हो जाएगा और आप लिखने की या कुछ भी नोट्स बनाने की इसको जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत समझ में महसूस होती है तो आप जरूर बना लें, लेकिन 2-3 बार अगर आप इसी वीडियो को रिपीटेड देख लेंगे दोस्तों तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको इजीली मैंने जिस वे पे समझाया है आप बड़े आराम से समझ जाएंगे दोस्तों। मैंने आपकी ही भाषा का प्रयोग किया है दोस्तों, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक, हम आपको कल के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।